हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे लॉ रिलेटिंग टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। सो ये लॉ हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट करते हैं या पर्टिकुलर कंट्री से ओरिजिनेट करते हैं या पर्टिकुलर लोकेलिटी से ओरिजिनेट करते हैं। तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिले और उस चीज़ का कोई मिसयूज ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, जियोग्राफिकल मतलब कि उस लोकेलिटी, उस कंट्री या उस ओरिजिन को हम पहचानते हैं और एक इंडिकेशन देते हैं, अच्छा ये इस जगह का है। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल्स कि हम बोलते हैं दार्जिलिंग की चाय, तो जैसे ही हम बोलेंगे दार्जिलिंग की चाय तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये वहाँ की चाय है और इस क्वालिटी की होगी, ऐसी होगी। तो उससे क्या हुआ, एक जियोग्राफिकल यानी कि वो दार्जिलिंग की इंडिकेशन मिल गई हमें उस गुड्स को लेके। ऐसे अगर हम बोले नागपुर के संतरे, तो हमें क्या मिली, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गई, हमने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया अच्छा ये उस जगह के हैं, इसकी क्वालिटी ऐसी होगी। हमने बोला आगरा का पेठा, तो हमें पता चल गया कि उस जगह का है और उसकी क्वालिटी ये टेस्ट वगैरह ये चीजें ऐसी होंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस जगह के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं कि वहां पे इकोनॉमी बूम करे और उस नाम को कोई और व्यक्ति दुनिया में मिसयूज ना कर पाए, ये बोल के कि ये दार्जिलिंग की चाय है, कोई और ना बेच पाए। जब वो ओरिजिनली दार्जिलिंग से ही हो तभी वो वहां से बिक पाए। तो इसलिए हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लाते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ हमें बताता है कि जैसे कुछ प्रीमियम चीज़ें होती हैं, अब कोई स्पाइसेस है किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी की, कॉटन है, सिल्क है, तो हमें पता चल सके हाँ ये उसी जगह का है, उस पर्टिकुलर रीजन से ये ओरिजिनेट हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जीआई टैग दे देते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे देते हैं। इसी कारण से अब क्या होता है भाई, अब जैसे इंडिया तक जो लोग थे वो क्यों पहुंचे थे, उनको यहाँ की स्पाइसेस पसंद थी, तो क्या होता है कि उस लोकेलिटी से जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी टेस्ट ऐसा है, क्वालिटी ऐसा है, तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। शायद और किसी जगह पे वैसी चीज़ ना बन पाए, कोई और उसको काउंटरफीट ना कर पाए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब बेसिकली अगर आप देखो जीआई जो है, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, use currently include both the above concept and refers to the indication which identify a good as originating in the territory of a country, region और लोकेलिटी। तो अब यानी कि बेसिकली हम एक तरीके से ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो गुड्स हैं वो एक टेरिटरी से निकल रहे हैं, चाहे वो एक कंट्री हो, एक कोई पर्टिकुलर रीजन हो, कोई लोकेलिटी हो, तो उसी चीज़ के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, उस पर्टिकुलर टेरिटरी की क्वालिटी, रेप्यूटेशन या जो भी करेक्टरिस्टिक उस वजह से हमें मिल रही है कि ये इस जगह से आ रहा है, वो सब सेव कर सके, बचा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे देते हैं और कोई और व्यक्ति फिर उसको यूज़ नहीं कर पाता। तो ये अपने आप में क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही है, क्योंकि ये कोई आपको दिख तो रहा नहीं है कि आप पकड़ के, कि आगरा का पेठा पकड़ के आपने इस चीज को, इस राइट को आप कहीं ले जाओगे, या नागपुर का संतरा आप पकड़ के इस राइट को कहीं ले जाओगे, तो ये अपने आप में इंटेंजिबल ही है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं, इसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो मेन रीजंस है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस एक्ट को बनाया गया, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, और क्या मेनली इससे ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व होते हैं। पहला क्या है, फर्स्टली बाय स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड इन कंट्री व्हिच कुड एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ सच गुड। तो यानी कि इस एक्ट के बजाने की वजह से हमें क्या मिल गया कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल गई, और जो वो पर्टिकुलर चीज है वो एडिक्वेटली प्रोटेक्ट हो गई हमारी। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। दूसरा, सेकेंडली क्या है, इट टू एक्सक्लूड अनऑथराइज्ड पर्संस फ्रॉम मिसयूजिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम डिसेप्शन। की दूसरी चीज क्या होगी, जो अनऑथराइज्ड पर्संस है भाई, जिनको अथॉरिटी ही नहीं है उस चीज को यूज करने की, वो उसको यूज ना कर पाए, मिसयूज ना कर पाए, और जो कंज्यूमर्स है उनके साथ डिसेप्शन ना हो, धोखा ना हो। तो दूसरी चीज ये होगी, एक तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया, दूसरा अनऑथराइज्ड यूज से रोक लिया, तीसरा टू प्रमोट गुड बियरिंग इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स इन दी एक्सपोर्ट मार्केट्स की हमने क्या किया, गुड बियरिंग ऑफ इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कर दी, कि जो इंडियंस नाम है, जो इंडियन, जैसे अब दार्जिलिंग टी है या कांचीपुरम की सिल्क साड़ी है, अल्फांसो मैंगो है, तो उससे क्या हो कि इंटरनेशनली हमें एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर रिकॉग्निशन मिले। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से हमने जीआई, ये जो एक्ट है जीआई टैग का, उसके थ्रू हमने जीआई टैग को इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री के अंदर। ये इंटरनेशनली भी है, WTO भी जो है इसके बारे में हमें बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स यही आते हैं, जैसे कि हमारी दार्जिलिंग की टी हो गई, या हमारा
कोल्हापुरी चप्पल हो गई, बीकानेर की भुजिया हो गई, आगरा का पेठा हो गया, दार्जिलिंग की चाय हो गई, कांचीपुरम सिल्क हो गया, अल्फांसो मैंगो हो गया, नागपुर के ऑरेंज हो गए। तो इससे हमें पता चल जाता है अच्छा दार्जिलिंग टी मतलब दार्जिलिंग की टी की बात हो रही है कि वहाँ से ओरिजिनेट हो रखी होगी, इसका टेस्ट ऐसा होगा, इसकी क्वालिटी ऐसी होगी, इसकी रेपुटेशन ऐसी होगी, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो ये हमें पता चल रहा होगा। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या, जो चीज़ हमने समझी वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि वो एक तरीके से हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, इंडिकेशन मिल रही है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो गुड्स हैं एज एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स, पर्टिकुलर ओरिजिन से आ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं टेरिटरी के अंदर, कंट्री के अंदर, रीजन के अंदर, लोकेलिटी के अंदर। तो वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीआई बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो अपने आप में इंडिकेशन है, इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ की है। दूसरी चीज़ ओरिजिनेट फ्रॉम डेफिनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी की, हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलरली इस लोकेलिटी ऑफ कंट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर इस कंट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें ओरिजिनेशन पता चल जाता है उसका। तीसरी चीज़ इट यूज टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड्स। किस किस चीज़ के लिए होता है, या तो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए होगा, या कोई नेचुरल गुड्स के लिए होगा, या मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए होगा। चौथी चीज बोलता है शुड बी प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड इन दैट टेरिटरी। तो क्या चीज की भाई या तो वहां पे वो प्रोड्यूस हो रही है उस लोकेलिटी के अंदर, जैसे दार्जिलिंग चाय और दार्जिलिंग में प्रोड्यूस हो रही है, या फिर वहां पे प्रोसेस्ड हो रही हो, कोल्हापुरी चप्पल है वहां प्रोसेस्ड हो रही है, या प्रिपेयर हो रही है उस टेरिटरी के अंदर। तो ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। इट शुड हैव स्पेशल क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक। उसकी कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसी थोड़ा ना हम किसी चीज़ को भी जीआई बोल देंगे भाई ये तो यहाँ चीज़ बन रही है इसको हम जीआई बोल देते हैं। कुछ स्पेशल आपको चीज़ मिल रही हो, क्वालिटी आ रही हो, टेस्ट आ रहा हो आपको उसके अंदर, या उसको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हो जो कि आपको कहीं और की चीज़ में ना मिल रहे हो, या वहाँ की एक रेपुटेशन बन गई अपने आप में कि अच्छा ये चीज़ तो यहाँ की बहुत अच्छी होगी, यहाँ का सिल्क है तो बहुत अच्छा होगा। तो ये अगर चीज़ें हो जाएंगी तो हम उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मान लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स ये रखे हैं इसने, जैसे कि हमारे पास सलेम फैब्रिक, चंदेड़ी की साड़ी, सोलापुर चद्दर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कट्टापड़ हैंडलूम फैब्रिक, मैसूर का सिल्क, कोटा दोरिया, मैसूर अगरबत्ती, कांचीपुरम सिल्क, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। दार्जिलिंग की टी तो हम देख ही रहे हैं, पंचमपली इक्कत, ये सारी चीज़ें जो है फेमस है। जैसे कुछ भी ले लो आप इसमें से एग्जाम्पल, मदुरई पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जीआई दे देते हैं कि भाई या तो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, या वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, या असेंबल हो रही है, और उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर हो रही है, उसकी अपने आप में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेपुटेशन है, क्वालिटी है, तो हम उसको जीआई दे देते हैं। इंडिकेशन का मतलब वही है कि एनी नेम, जियोग्राफिकल और फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन, कि भाई कुछ नेम आ रहा है उसका, या कोई जियोग्राफिकल आ रहा है कि इस एरिया की है, या कुछ भी फिगर्स उससे हमें पता चल रही है, इनका कम्बिनेशन आप कर लो तो उसको हम इंडिकेशन बोल देते हैं। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनको हम रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो यस, सेक्शन 9 जो है इस एक्ट का में बोलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। भाई कैसी चीज़ें, द यूज ऑफ विच वुड लाइकली टू डिसीव और कॉज कन्फ्यूजन, कि भाई आप ऐसी चीज़ें करो जिससे कि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाए कि तो क्या कर दिया समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होगी। द यूज ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ, किसी लॉ के अंदर, किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मना कर रखा है कि ये चीज़ आप कर ही नहीं सकते। या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो अपने आप में ऑब्सीन मैटर हो गए, या स्कैंडलस मैटर हो गए, जैसे कुछ ऐसी तस्वीरें हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई जो ऑब्सीन है अपने आप में, तो वो अलाउड नहीं होंगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगी, वो चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। या फिर कोर्ट जिसको प्रोटेक्शन देने से मना कर दे, या फिर जो जेनरिक नेम्स हो गए। अब जैसे मैं अगर जैकेट पहन के बैठा हुआ हूँ तो जैकेट वर्ड जो है वो अपने आप में एक वो उस चीज़ से आइडेंटिफाई हो रहा है कि जैकेट का मतलब, जैकेट से आप क्या समझोगे। अगर मैं पेन लेके बैठा हूँ तो आप पेन से क्या समझोगे, मैं माइक लेके बैठा हूँ तो माइक से आप क्या समझोगे। वो एक जेनरिक नेम है कि भाई जैसे ही मैं वर्ड माइक बोलूँगा तो आपके माइंड में आ जाएगा एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू जो अगर उसके अंदर बोला जाएगा तो आवाज़ हम तक पहुँच जाएगी। तो वो अपने आप में जेनरिक नेम्स है, उनके लिए आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिलेगा। हाँ, अब जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज वर्ड के लिए आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे हमने बोला नागपुर के ऑरेंज, तो क्या हुआ, ये डिफरेंटली अपने आप में आइडेंटिफाई हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई अपने आप में, तो वहां पे उस सिचुएशन के अंदर आपको जीआई टैग मिल जाएगा। तो जो चीजें जेनरिक हैं उन चीजों के लिए आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कि आप किसी को डिसीव कर रहे हो, लिटरली ट्रू एज अ टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी इन विच गुड्स आर ओरिजिनेट बट फॉल्सली रिप्रेजेंट टू द पर्सन दैट द गुड्स ओरिजिनेट इन अनदर टेरिटरी, कि भाई आप दिल्ली में बैठ के बोल रहे हो कि ये जो ऑरेंजेस है ये नागपुर के हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन है कि आपको जो जीआई टैग है वो नहीं मिलेगा, अलाउड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे सेक्शन 9 के रिगार्डिंग।
ठीक है, वही कॉमन नेम मतलब जेनरिक वाली बात आ गई। जेनरिक चीज़ों के लिए आपको जो जीआई टैग है वो नहीं मिलेगा। मैं पेन नाम का जीआई टैग ले लूँ, नहीं मिलेगा मुझे। मैं स्पेक्स नाम का जीआई टैग ले लूँ, मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन करना। भाई हाँ, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है इसको भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी तो आपको जीआई टैग मिलेगा, अदरवाइज कैसे मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है कि जो सेक्शन 8 है हमें बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है उसको रजिस्टर करा सकते हो ऑफ एनी और ऑल ऑफ द गुड्स। भाई कोई भी अगर गुड्स हैं या सारे के सारे जो गुड्स हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के, उसको आप रजिस्टर करा सकते हो। और वो पर्टिकुलर क्लास के हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर करा सकते हो। 34 के अराउंड क्लासेज हैं, उसके अंदर अलग अलग आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे क्लास 1 के अंदर ये वाले गुड्स आएंगे, क्लास 2 के अंदर ये वाले गुड्स आएंगे। ठीक है, जैसे इसके मान लो कि क्लास 34 आई थिंक के अंदर जो भी गुड्स आएंगे, मान लो किसी के अंदर होम यूज़ के गुड्स आ रहे हैं, किसी के अंदर आपके जो एल्कोहलिक गुड्स आ रहे हैं, ऐसे करके कोई कोई गुड्स क्लासीफाई करेगा, तो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप अपने गुड्स को रजिस्टर करवा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही क्लास के अंदर रजिस्टर कराओ, उसको आप एक से ज़्यादा क्लास के अंदर भी रजिस्टर करा सकते हो उस पर्टिकुलर रीजन या लोकेलिटी के लिए। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर आपको फिर हर एक क्लास के लिए अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। द रजिस्ट्रार में क्लासीफाई द गुड्स अंडर अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, 4th शेड्यूल है, आप गूगल पे भी जाकर देखोगे आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, उसी हिसाब से हमने ये क्लासिफिकेशन कर रखा है। और ये क्लासिफाई किया जाता है कि ये कौन से क्लास के अंदर आता है, एंड देन फिर उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल मैनर के अंदर कि भाई इस हिसाब से ये है। और फाइनली जो रजिस्ट्रार होता है उसका डिसीजन फाइनल होता है कि ये कौन से क्लास के अंदर आएगा, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो ये रजिस्ट्रार जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, उसका जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। अब हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन लगानी होती है। भाई जब हमें रजिस्टर कराना है तो उसकी हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन कौन लगाता है जनरली? एसोसिएशन ऑफ पर्सन लगा सकते हैं, भाई उस एरिया के बहुत सारे लोग मिलकर लगा सकते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लगा सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई अथॉरिटी है जो कि लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश हुई है, वो भी इस एप्लीकेशन को लगा सकती है किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए जो कि चाहती है, डिजायरस है रजिस्टरिंग ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेटिंग टू सच गुड्स। ठीक है, तो क्या करेगी, राइटिंग के अंदर एप्लीकेशन लगाएगी, साथ में फीस लगाएगी, और फिर ये एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार के पास लगा देगी। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक सिंगल एप्लीकेशन होनी चाहिए, चाहे बहुत सारे लोग मिलकर ही क्यों ना लगा रहे हो। उसके अंदर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कैसे ये जो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर आपके गुड्स को अलग बनाता है, उसको एक अलग रेप्यूटेशन देता है, कैसे ये आप इसके लिए जीआई मांग रहे हो, तो उसको आपको एक स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर आपको क्लास बताना पड़ता है, कौन से क्लास के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको जियोग्राफिकल मैप लगाना पड़ता है, भाई जिस भी आप एरिया से उसको लगा रहे हो। पर्टिकुलर रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे कि कैसी उसकी अपीयरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, सच पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द कंसर्न गुड्स इफ एनी प्रपोज्ड to be initially registered with the registration of geographical indication as may be prescribed and, और लास्ट चीज़ क्या देनी पड़ेगी आपको, प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, जैसे और कोई चीज़ें जो भी प्रिस्क्राइब की होगी रजिस्ट्री ने, वो चीज़ें आपको सारी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स के लिए भी दे सकते हो, और अलग अलग मतलब अलग अलग क्लासेस के अंदर भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, और एक क्लास के अंदर भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। एप्लीकेशन में भी मेड इन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ गुड्स एंड फी पेबल देयर ऑफ शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास ऑफ गुड्स। तो जो आपने अलग अलग क्लासेस के अंदर, जैसे क्लास 1 क्लास 5 में लगाई, क्लास 10 में लगाई, तो हर एक क्लास के लिए आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपको कहाँ पे लगानी होती है एप्लीकेशन? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के अंदर लगानी होती है, जिसकी भी टेरिटरी के अंदर आपका जो लोकेशन है वो फॉल कर रही है, उसी जीआई रजिस्ट्री के पास जाके आप अपनी एप्लीकेशन लगाओगे। फिर वो जो रजिस्ट्री होती है वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करती है? एग्जामिन करता है। जो रजिस्ट्रार होता है वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। फिर जो रजिस्ट्रार है वो रिफ्यूज कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को, नहीं जी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये सेक्शन 9 के अंदर प्रोहिबिट हो रही है, जो भी रीजन देगा, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा एब्सोल्युटली, हाँ भाई आपने दिया बिल्कुल ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर बोलेगा मैं एक्सेप्ट तो करता हूँ लेकिन आप इसके अंदर ना ये अमेंडमेंट्स कर लो, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा ये चेंज कर लो, ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ बता देगा, मॉडिफिकेशन करने के लिए बोल देगा, या कुछ कंडीशंस लगा देगा, लिमिटेशंस लगा देगा, जो भी इसको ठीक लगेगी, और फिर वो फाइनल डिसीजन लेगा। तो अगर वो रिफ्यूजल करता है या कंडीशंस लगाता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको राइटिंग के अंदर अपने ग्राउंड्स देने होंगे क्यों उसने उसको रिजेक्ट किया या क्यों कंडीशंस लगा रहा है उस पर्टिकुलर जीआई के ऊपर जो एप्लीकेशन आई है। तो ये चीज़ उसको करनी होती है रजिस्ट्रार को। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 16 के अंदर इसने छोटी सी बात हमें बता रखी है कि रजिस्ट्रार शेल इशू ईच ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट थे जिन्होंने भी मिलकर वो एप्लीकेशन लगाई थी, या फिर जो ऑथराइज यूजर्स थे, उन सबको, जो भी एप्लीकेंट्स है, जो भी ऑथराइज यूजर, उन सबको क्या करेगा?
सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट सील्ड विद द सील ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्ट्री। वो अपनी सील लगा के कि भाई हाँ मेरे ऑफिस से ये अप्रूव हुआ है, और उन सबको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई अब आप इसको यूज कर सकते हो, प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, जो भी करना है, और इस नाम से आप बेच सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स। भाई आपने एप्लीकेशन लगाई और आपकी एप्लीकेशन 12 मंथ्स के अंदर पूरा प्रोसेस आपने नहीं किया, भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन दिया या कुछ भी दिया और आपने पूरा प्रोसेस 12 मंथ के अंदर नहीं किया, और ये ना करने के लिए गलती किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट की थी, जिसने वो एप्लीकेशन लगाया उसकी गलती थी। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके 12 महीने पूरे हो गए, अब अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को क्या मान लिया जाएगा? अबेंडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें रजिस्ट्रेशन के अंदर बताएगी। अब कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं अगर आपको अपने जीआई टैग को रजिस्टर कराना होता है तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जब भी आप एप्लीकेशन लगाने से पहले चेक करो कि जो आपकी इंडिकेशंस है वो क्या जीआई के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर भी रही है या नहीं कर रही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 21E के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो भी लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो एप्लीकेशन लगाएंगे और साथ में एफिडेविट देंगे कि कैसे वो उनका जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर है। तो एफिडेविट के सबसे पहले आपको एफिडेविट के साथ ही एप्लीकेशन लगानी है। ये जो एप्लीकेशन है वो ट्रिप्लिकेट के अंदर होगी। जो भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसको साइन करके लगाएंगे, या फिर उनके जो एजेंट है वो उसको साइन करेंगे। ठीक है, फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके गुड्स के वो आप उसके अंदर मेंशन करोगे। 3 सर्टिफाइड कॉपीज लगाओगे मैप की, भाई आप इस लोकेशन से हैं जहाँ के लिए आप मांग रहे हो। डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर, पूरा आप इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर उसका बताओगे उसके अंदर। डिटेल्स ऑफ ऑल द एप्लीकेंट टुगेदर विद एड्रेसेस, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सबका एड्रेस के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो दी जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप उसके बाद क्या किया जाता है? अब जब आपकी एप्लीकेशन आ गई तो उसको क्या किया जाएगा? प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी एग्जामिनेशन और प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी की जाएगी। जो एग्जामिनर है उसको स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है जो हमने ऊपर सेक्शंस में पढ़ी उनमें से कोई कमी तो नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, फिर 1 महीने के अंदर अंदर जब भी आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके रिगार्डिंग आपको कम्युनिकेशन की जाएगी और बताया जाएगा रेमेडी के रिगार्डिंग। द एप्लीकेशन शुड विद इन 1 मंथ ऑफ द कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड रेमेडी द सेम। और जो भी आपको डेफिशिएंसी बताई गई है उसी की डेफिशिएंसी 1 महीने के अंदर अंदर किसको कंप्लीट करनी होगी? जो एप्लीकेंट है उसको सुधारनी होंगी वो चीज़ें। द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ केस इज असेस्ड बाय द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट विल वर्ज ऑन द सब्जेक्ट। जो भी एक कंसल्टेटिव ग्रुप होगा जो कि रजिस्ट्री की हेल्प करेगा वो उसको एसेस करेगा आपके स्टेटमेंट को। फिर असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ पर्टिकुलर्स फर्निश, और पूरा ये जाना जाएगा कि हाँ भाई ये जो चीज़ें इसने बताई हैं एकदम सही सही बताई हैं। और फिर फाइनली एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो इशू कर दी जाएगी इनके थ्रू। फिर उसके बाद क्या होगा? शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, किसको? एप्लीकेंट को। तो यहाँ पे क्या है, जो रजिस्ट्रार है अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन हैज़ एनी ऑब्जेक्शन एप्लीकेंट के रिगार्डिंग, तो उसको वो कम्युनिकेट करेगा या मुझे ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर दिक्कत है। फिर जो एप्लीकेंट है वो क्या करेगा? 2 महीने के अंदर अंदर जो है रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर बोलेगा कि भाई मैं जो है हियरिंग चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनो ताकि मैं आपको कन्वे कर सकूँ कि मेरी इसमें जो आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है वो कैसे सही है या कैसे गलत है, वो चीज़ अपनी कन्वे करेगा। फिर जो भी डिसीजन होगा यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का वो ड्यूली कम्युनिकेट किया जाएगा। और अगर जैसे कि जो एप्लीकेंट है उसको लगता है कि नहीं नहीं ये सही डिसीजन नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में फिर वो अपील भी कर सकता है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर ही करेगा। फिर जो रजिस्ट्रार है वो भी एम्पावर्ड होता है कि वो उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर ले इफ इट इज एक्सपेक्टेड इन एरर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टेप 4 ये हो गया। फिर स्टेप 5 क्या होता है? आप पब्लिकेशन हो जाएगा आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का जर्नल के अंदर। तो एवरी एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जब भी वो एक्सेप्ट हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको आप जर्नल के अंदर, जो जीआई का जर्नल होता है उसके अंदर पब्लिश कर दोगे। ये इंटरनेशनल होता है, इसको कोई भी देख सकता है। अब इसके अंदर जब आपने पब्लिश कर दिया, अब लोगों को दिख जाएगा वो, तो अब कोई भी इसको अपोज कर सकता है आके कि नहीं नहीं ये तो आप गलत दे रहे हो। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपोजिशन फाइल कर सकता है कितने दिन के अंदर? जब भी वो पब्लिश हुआ उसके 3 महीने के अंदर, और स्पेशल रिक्वेस्ट के अंदर वो टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है जो कि 1 महीने का हो सकता है। फिर जो भी अब ऑब्जेक्शन आया उसकी जो कॉपी है वो एप्लीकेंट को दे दी जाएगी। फिर 2 महीने के अंदर अंदर जो एप्लीकेंट है वो अपना काउंटर स्टेटमेंट देगा कि कैसे ये जो सामने वाले ने ऑब्जेक्शन किया ये सही नहीं है। इफ ही डज नॉट डू दिस वी शैल बी डीम्ड टू हैव अबेंडन हिज एप्लीकेशन। और अगर मान लो वो काउंटर स्टेटमेंट नहीं देता अपनी, तो ये मान लिया जाएगा कि जो उसकी एप्लीकेशन है वो अबेंडन हो गई है। वो मान रहा है कि सामने वाले का ऑब्जेक्शन एक तरीके से सही है। फिर उसके बाद दोनों साइड्स को सुना जाता है, वो अपने एविडेंसेस देते हैं एफिडेविट के फॉर्म में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो। एंड फिर हियरिंग की डेट रखी जाती है, और फिर जो हियरिंग के अंदर चीज़ें होती हैं वो फाइनली डिसाइड की जाती है। अब जहाँ पे जो आपकी जीआई की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई,
रजिस्टर जो है उसको रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर लेगा अपने जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर अपने रजिस्टर के अंदर, और सर्टिफिकेट इशू कर देगा अपने सील के साथ कि मैंने इसको ये सर्टिफिकेट दिया है। ये जो आपका सर्टिफिकेट है 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आप फीस पे करके उसको रिन्यू करा सकते हो। और अगर कोई पर्टिकुलर नोटिफाइड गुड्स हैं उसके लिए नोटिफिकेशन दे दी जाएगी कि हाँ ये गुड्स भी इस जीआई के अंदर सेव हो जाएंगे, तो वो एडिशनल दी जा सकती है और इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, जैसे हमने अपने पढ़ा था। ठीक है, तो यही इसने सेम यहाँ पे टेबल फॉर्म के अंदर बता रखा है, इसको आप देख सकते हो। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर किसी का जीआई रजिस्टर हो जाता है? तो एक तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, अनऑथराइज यूजर्स उसको यूज नहीं कर पाते, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स को, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, और चौथा कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है प्रोड्यूसर्स की जो उस लोकेलिटी के अंदर रह रहे हैं। ये 3 चीज़ें तो हमने इनिशियली भी पढ़ी थी ऑब्जेक्ट के तौर पर, यही इसके बेनिफिट भी बता दिया, ये इसने एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बता दिया यहाँ पे। कितने टाइम के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद जो भी ऑथराइज यूजर्स हैं उसको क्या कर सकते हैं? रिन्यू करा सकते हैं, फीस पे करो और उसको आप रिन्यू करा लो जो उसका ड्यूरेशन है उसके अंदर। अगर मान लो कोई अनरजिस्टर्ड इंडिकेशन है, जैसे आप ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, उसको अगर आपका अनरजिस्टर्ड है उसके बावजूद भी आप सामने वाले को रोक सकते हो यूज करने से, अगर आप उसको पहले से यूज कर रहे हो। लेकिन ये चीज जीआई के अंदर नहीं होगी। अगर आपका जीआई अनरजिस्टर्ड है तो आप सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते ये बोलते हुए कि हम इसको पहले से यूज कर रहे हैं या ये हमारा है, ऐसा करके आप केस नहीं कर सकते। अब इन्फ्रिंजमेंट के अंदर यहाँ पे बता रहा है कि कैसे इन्फ्रिंजमेंट होती है। 3 चीजें यहाँ पे मेन आती है कि हम कब मानते हैं कि ये इन्फ्रिंज हो गया। यही बात ऊपर बता रखी है, यही यहाँ इसने बॉक्स के अंदर बता रखी है कि व्हेन एन अनऑथराइज्ड यूजर यूजेस अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भाई उसको अथॉरिटी नहीं दी, जिसको सर्टिफिकेट मिला वही तो यूज कर सकता है। अब जिस व्यक्ति को सर्टिफिकेट नहीं मिला वो क्या कर रहा है? यूज कर रहा है आपके जीआई को, that indicates or suggests that such goods originate in geographical area other than the true place of origin of such goods in a manner in which mislead the public as to the geographical origin of such goods। भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मैं ऑथराइज यूजर्स नहीं था, लेकिन मैं लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये गुड्स इस पर्टिकुलर रीजन से आ रहे हैं और लोगों के साथ धोखा कर रहा हूँ एक तरीके से। तो वहां पे क्या कहलाया जाएगा कि मैंने जीआई को इन्फ्रिंज किया है। दूसरी चीज, व्हेन द यूज ऑफ जीआई रिजल्ट इन एन अनफेयर कंपटीशन इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भाई मेरी वजह से क्या हो रहा है कि मैं अनफेयर कंपटीशन करूं, जैसे कि मैंने अपने गुड्स की इस तरीके की पैकिंग कर दी या इस तरीके का नाम लगा दिया उसके ऊपर, जिसके कारण जो है सामने वाले को ये लगेगा कि ये गुड्स तो वहां के, जबकि ओरिजिनली वो नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है? अनफेयर कंपटीशन हो रहा है। भाई उस जगह के व्यक्ति के साथ जो कि जिसके पास जीआई था उसके साथ तो आप गलत कंपटीशन कर रहे हो ना। चाहे आप गुड्स वो नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी पैकेजिंग इस तरीके की कर रहे हो, आप उसका नाम इस तरीके से लिख रहे हो जिससे कि लगे कि ये उस पर्टिकुलर लोकेशन का है। When the use of another geographical result in false representation to public that goods originate in territory in respect which registered geographical indication relates। यहाँ पे ये इसी तरीके की बात कर रहा है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैं दिल्ली में आके ऑरेंजेस बेच रहा हूँ और मैं इस तरीके से बेच रहा हूँ कि भाई दिस ऑरेंजेस लाइक नागपुर या ऑरेंजेस विद टेस्ट ऑफ नागपुर ऑरेंजेस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे दी जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये अच्छा ये तो सेम टेस्ट होगा इसका, या सेम ही चीज़ है ये। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो यहाँ पे क्या, मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूँ जीआई टैग जो उस पर्टिकुलर जगह को मिला हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या बोल जाएगा, मैंने क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट की है जीआई टैग की। अच्छा, क्या आप आगे बेच सकते हो इसको? जैसे हम असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क करते हैं, पेटेंट करते हैं, कॉपीराइट करते हैं, क्या आप जीआई को असाइन कर सकते हो? तो ये प्रोहिबिट करता है सेक्शन 24 इस एक्ट का कि आप इसको आगे असाइन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आप इसको आगे नहीं कर सकते। हाँ, जो उसके अथराइज यूजर्स हैं, अगर उनमें से किसी की डेथ होती है तो जो आगे उसका सक्सेसर है वो इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन आप बाकी चीज़ें सेल करना या ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना, ये सब नहीं कर सकते आप जीआई के साथ। फिर बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन एज ट्रेडमार्क। क्या आप जीआई को एज अ ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं, कि आप जीआई को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क अपने आप में अलग है। ट्रेडमार्क अपने आप में क्या होता है, एक साइन होता है, एक पर्टिकुलर सिंबल होता है जिससे कि आपके गुड्स जो है अलग से आइडेंटिफाई होते हैं। वही जो जीआई होता है वो क्या होता है, कि इंडिकेशन होता है कि ये जो गुड्स हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन से, लोकेलिटी से, कंट्री से, एरिया से आ रहे हैं, जिसकी अपने आप में एक अलग रेपुटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप जीआई को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क है शेल सुओ मोटो या फिर एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी रिफ्यूज और इनवैलिडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क विच कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो या तो वो खुद ही कर देगा या एप्लीकेशन के ऊपर जिसका भी जो भी इंटरेस्टेड है उसके अंदर ऐसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देगा या उसको हटा देगा। भाई किसी ने पर्टिकुलरली नागपुर ऑरेंजेस नाम से ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर इसको लिख के, एक पर्टिकुलर वे के अंदर इसको लिख के, जिससे कि लगे कि हाँ ये इसी का है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो ट्रेडमार्क है वो अलाउड नहीं होगा। तो यानी कि आप जीआई को ट्रेडमार्क की तरह नहीं कर सकते रजिस्टर।
ठीक है। यहाँ पे केस आता है टी बोर्ड इंडिया वर्सेस आईटीसी लिमिटेड का। तो इसके अंदर यही बोला था कि कोई व्यक्ति ना दार्जिलिंग लॉन्च नाम से एक लॉन्च चला रहा था। तो यहाँ पे सामने वाले ने एक आईए लगाई, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन लगाई, जिसके अंदर बोला कि इससे कंफ्यूजन हो रही है जैसे कि ये दार्जिलिंग चाय से रिलेटेड हो। तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये तो ऐसे तो आप हर चीज़ को नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं होता। इसको इस केस को आप एक बार रीड कर सकते हो। इसके अंदर वो शैम्पेन जो होती है फ्रांस की, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, तो उससे और डिटेल में समझ आएगा। स्क्रीनशॉट लेके या जो भी आपका मॉड्यूल है उससे आप पढ़ सकते हो उसे। ऑफेंसेस बता रखे हैं इसने। मीनिंग ऑफ अप्लाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आप कब बोलोगे कि कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो कब कब बोला जाएगा कि मान लिया जाएगा कि आपने जीआई को यूज़ किया है, तो अप्लाइज टू द गुड्स देमसेल्फ, कि भाई आप गुड्स के ऊपर ही अप्लाई कर देते हो, जैसे आपने ऑरेंजेस के ऊपर ही अप्लाई कर दिया ये बोल के कि ये गुड्स वहाँ के है। अप्लाइज टू एनी पैकेज, आप क्या कर रहे हो, डब्बे में संतरे पैक कर रहे हो लेकिन उसकी पैकेजिंग ऐसी कर रहे हो जैसे कि आप उसके ऊपर ये लिख रहे हो कि दीज ऑरेंजेस बिलोंग टू नागपुर, ऐसे करके। Place, enclose or annex any goods which are sold or exposed for sale or had in possession for the sale of any purpose or trade manufacturing way the package or other thing to which a geographical indication has been applied। भाई आप उसके साथ इस तरीके की चीज़ें लगा रहे हो, एनेक्स कर रहे हो, जिससे कि लगे कि ये उस पर्टिकुलर लोकेशन के हैं या इसके अंदर वो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। Use a geographical indication in any manner reasonably likely to lead to the belief that the goods in connection with which is used are designated or described to the geographical indication। कि भाई आप उसको इस तरीके से सामने वाले को बिलीव करा रहे हो कि ये उस पर्टिकुलर लोकेशन का, ताकि मतलब कि एक तरीके से ये हो जाए कि आप उस जीआई को यूज़ कर रहे हो। और आखिरी चीज़ ये बोलता है इन रिलेशन टू गुड यूज जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन एनी, आप किसी तरीके की साइन ऐसे यूज़ कर रहे हो अपने गुड्स के ऊपर, या ऐसी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कि ये तो यहाँ के बिलोंग करते हैं, या ऐसे इनवॉइस के अंदर कोई ऐसे सिंबल्स यूज़ कर रहे हो कि हाँ ये तो यहाँ की चीज़ है, ये यहाँ का सिल्क है, ठीक है, या ऐसा कोई कैटलॉग या कहीं पे भी आप बिजनेस लेटर, बिजनेस पेपर कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आप जीआई को यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो अपने गुड्स को बेचने के लिए। तो उसको क्या बोल देंगे, अप्लाइंग ऑफ जीआई फॉर योर गुड्स। सेक्शन 37 ये बोलता है। अब ये बोलता है कि कब आप ये मान लिया जाएगा कि आप कब फॉल्सली अप्लाई कर रहे हो जीआई को। एक तो हो गया अप्लाई करना, हमने मान लिया कि हाँ इस सिचुएशन में आपने अपने जीआई को अप्लाई किया, लेकिन अब कब उसको गलत मान लिया जाएगा। भाई अगर कोई अथॉराइज यूजर इन चीज़ों को करेगा जो हमने ऊपर पढ़ी है, तो उसने अप्लाई तो किया लेकिन फॉल्सली अप्लाई नहीं किया। तो अब फॉल्सली अप्लाई कब मान लिया जाएगा, जब जो व्यक्ति अथॉराइज है उसको यूज करने के लिए, आप उसकी बिना असेंट के, उसकी बिना मंजूरी के उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये सामने वाले को दिखाने के लिए कि आपका ही ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो उस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि आप फॉल्सिफाई कर रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यूज करने के लिए। या फिर आप क्या करते हो, कोई भी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसको फॉल्सिफाई करते हो, भाई कुछ आप अपने सिंबल के अंदर कुछ ऐसा अल्टरेशन कर देते हो, कुछ एडिशन कर देते हो कि भाई ये चीज़ ऐसी है या ये चीज़ ऐसी है, जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि आप जो है इस पर्टिकुलर जीआई से लोकेट करते हो या आपका यही है ये जीआई। तो उस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि आपने फॉल्सली अप्लाई किया है जीआई को इन दो सिचुएशंस के अंदर। फिर क्या पेनल्टी होती है अगर कोई फॉल्सिफाई करता है, फॉल्सली अप्लाई करता है, ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास मेनली चीज़ आती है कि उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को 6 महीने से लेके 3 साल तक की जेल हो सकती है, 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इससे कम सजा भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा स्पेशल रीजंस के ऊपर, जो जज को समझ आएगा। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कंप्लीट कंसेप्ट होता है। मुझे लगता है कि समझ आया होगा कंसेप्ट क्या है। अगर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट कितना समझ आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।